Section 4 relief in case of ejectment before determination of compensations. कौन सा ऐसा रिलीफ इजेक्टमेंट से कबल डिटरमिन किया जाएगा इन शेप ऑफ कॉम्पनसेशंस? रिलीफ इन केस ऑफ इजेक्टमेंट के हवाले से कौन सा रिलीफ जो टेनेंट को दिया जाएगा कॉम्पनसेशन डिटरमिन होने से कबल? इफ फ्रॉम एनी कॉज द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेएबल टू टेनेंट्स, तो वो अमाउंट इन शेप ऑफ कॉम्पनसेशन जो टेनेंट्स को पे होनी है किसी वजह से अंडर दिस चैप्टर फॉर इम्प्रूवमेंट और डिस्टर्बेंस, इम्प्रूवमेंट के हवाले से कॉम्पनसेशन और डिस्टर्बेंस के हवाले से कॉम्पनसेशन इस चैप्टर के तहत, इस कानून के तहत अंडर सेक्शन 49 फॉर द वैल्यू ऑफ अनकट और अनगैथर्ड क्रॉप्स, या इस सेक्शन 49 के तहत उसकी वैल्यू क्या होगी उस कॉम्पनसेशन की? वो इतनी भी हो सकती है कि जैसे अनकट कोई फसल हो उसको उसकी जो कीमत, उसकी जो वैल्यूएशन, उसकी जो अप्रेजमेंट जो है डिटरमिन की जाए रेवेन्यू फीसद की, और अनगैथर्ड क्रॉप्स और द प्रिपरेशंस ऑफ लैंड फॉर सोइंग, या ऐसी राजी को तैयार करने के सिलसिले में जो कास्ट है जो बोने के बिल्कुल जो है ना वो तैयार हो जाए, बोने के वाले से तैयार हो जाए हो, हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड बिफोर द टेनेंट्स इज एजेक्टेड, अगर वो डिटरमिन नहीं की गई उस एजेक्टमेंट को, उस टेनेंट को एजेक्ट करने से कबल, अगर वो वैल्यूएशन ऑफ अनकट और अनगैथर्ड क्रॉप्स की डिटरमिन नहीं हुई, ऐसी राजी जो तैयार हो गई हो बुआई के लिए, उसके ऊपर आने वाले एक्सपेंसेस जो हैं उनको डिटरमिन नहीं किया गया, द एजेक्टमेंट शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड बाय रीजन ऑफ द ओमिशंस, एडजस्टमेंट जो है ना अगर हो भी हो, ऑर्डर भी हो गया हो, मगर उसको इनवैलिड रहेगा, वैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा. बट द कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर विच डिग्री और हु ऑर्डर्ड द एडजस्टमेंट मे on application made by the tenants within 1 year from the date of the ejectment, अगर कोई एप्लीकेशन जो टेनेंट की जानब से चली जाती है एजेक्टमेंट के बाद विदिन 1 ईयर्स का पीरियड का नाम लिखा गया है, जिक्र किया गया है, from the date of the ejectment, correct the omission by making in favor of the tenants or the tenants an order for the payment to him by the landlord of such compensation as the court or revenue officer may determine the tenants to be entitled. अब टेनेंट की जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन सबमिट की जाती है कि मेरी जो एजेक्टमेंट का जो ऑर्डर था वो लीगल था, अभी मेरी जो है ना वो कंपनसेशन जो है ना अभी रहता है वो इसके ज़िम्मे है लैंडलॉर्ड के, वो मुझे पे नहीं किया गया, तो उस पीरियड के अंदर विद इन द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द एजेक्टमेंट्स एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय द टेनेंट्स in order to announce the compensations. So that application will be considered according to law within the period of limitations, and according to law that application has been filed. On that applications, an order made under subsection 1 may be executed in the same manner as a degree when that application is accepted. An order has been passed by the revenue officers, तो meaning thereby उस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन सेम इसी तरह होगी जिस तरह कोई ऐसी डिग्री पास होती है रेवेन्यू ऑफिसर की जानब से पैसों की हवालगी के हवाले से, in the same manner as a degree for money may be executed by a revenue officer. जिस तरह उस डिग्री जो पैसों के हवाले से पास की जाएगी रेवेन्यू ऑफिसर से, और उसकी वसूली के सिलसिले में तमाम रूल्स कानून्स जो अप्लाई किए जाएंगे और तमाम लाए अमल को मद्देनजर रखते हुए एग्जीक्यूशन पिटीशन के ऊपर अमल किया जाएगा. इसी तरह कंपनसेशन को वसूल करने के हवाले से जो ऑर्डर पास होगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा, और कंपनसेशन की हवालगी, कंपनसेशन की अमाउंट टेनेंट्स को जो है वो दी जाएगी.
अपील रिव्यू एंड रिवीजन हम पढ़ेंगे, सेक्शन 80 है कि अपील क्या चीज़ है, कौन फाइल करता है, जो फाइल करता है वो क्या है। पहले भी हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़ा है कि अपील रिव्यू रिवीजन उसमें क्या है। हर वो केस जो डिग्री हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है, तो वो शख्स जो उससे अपने आप को अग्रीव कंसिडर करता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ फैसला नहीं हुआ, मेरे खिलाफ फैसला किया गया है, अगर जो फैसला हुआ है वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, लॉ को मद्देनजर रखते हुए इस अथॉरिटी ने फैसला नहीं किया, तो देन उसके खिलाफ, उस आर्डर के खिलाफ जो भी अपर कोर्ट में एज ए मर्सी पिटीशन टाइप, एज ए रिजेक्शन पिटीशन टाइप वो फाइल करेगा, जो अग्रीव्ड होगा उसको एपीलेंट कहा जाएगा, जो वो पिटीशन वहाँ पे फाइल करेगा अपर कोर्ट में वो उसको अपील कहा जाएगा। तो अपील की जाती है जब लोअर कोर्ट ने कानूनी पॉइंट को मद्देनजर ना रखा हो, कानून को मद्देनजर ना रखा हो, कानून से हट के थोड़ा सा फैसला किया हो, तो अग्रीव्ड आदमी जो है, एपीलेंट जो है, उस आर्डर के खिलाफ लोअर कोर्ट ने पास किया अपील फाइल करेगा अपर कोर्ट में, और तमाम वो चीज़ें, तमाम वो कानूनी नकात उस अपील में बरो कर लाएगा, और अपीलेट कोर्ट को ये बताएगा कि मेरे खिलाफ ये आर्डर पास हुआ है, इस कानून के तहत नहीं होना चाहिए था मगर फिर भी ये पास हो गया। लॉ ये कहता है, यहाँ नीचे लोअर कोर्ट ने लॉ को एट द टाइम ऑफ अनाउंसिंग द जजमेंट ना दिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स देयरअंडर, an appeal shall lie from an original or appellate orders or decree made under this act by a revenue officers। ये नहीं है कि रेवेन्यू ऑफिसर कोई ऑर्डर पास कर रहा है तो उसके खिलाफ अपील किसी सिविल कोर्ट में फाइल हो, ऐसा नहीं है। अगर रेवेन्यू ऑफिसर कोई ऐसा ऑर्डर पास करता है और वो ऑर्डर फाइनलाइज है, ओरिजिनल है, या एपीलेट कोर्ट कोई एपीलेट ऑर्डर पास करता है तो उसे अपर एपीलेट कोर्ट के भी कोर्ट है, उसके उस ऑर्डर के खिलाफ वहाँ पे अपील फाइल की जाएगी। फर्स्ट रेवेन्यू ऑफिसर अगर कोई ओरिजिनल ऑर्डर पास करता है तो उसके ऊपर के उसके खिलाफ जो अपील फाइल की जाएगी वो फर्स्ट अपील होगी। या कोई रेवेन्यू ऑफिसर डिक्री पास करता है या कोई ऑर्डर पास करता है तो उसके खिलाफ भी अपील फाइल की जाएगी। और रेवेन्यू कोर्ट एज फॉलो, नेमली 3-4 कैटेगरी नीचे उन्होंने बताई है सेक्शन 80 के तहत कि जब रेवेन्यू ऑफिसर कोई ऑर्डर पास करेगा, कोई डिग्री पास करेगा तो कहाँ पे अपील फाइल की जाएगी। अगर असिस्टेंट कलेक्टर या असिस्टेंट कमिश्नर करेगा तो कहाँ पे अपील फाइल की जाएगी। सेक्शन 80 के सब सेक्शन ये है, to the collectors when the order or degree is made by assistant collector of either grade assistant collectors, कलेक्टर के पास अपील फाइल की जाएगी जब कोई ऑर्डर या डिग्री असिस्टेंट कलेक्टर पास करता है तो फिर कलेक्टर के पास ऑर्डर उस डिग्री के खिलाफ अपील फाइल होगी। To the executive district officers review when the order or degree is made by the collector, जब डीसी डिस्ट्रिक्ट जिले का जो ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको डीसी भी हम कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है, जब वो कोई ऑर्डर या डिग्री पास करेगा तो उस ऑर्डर के खिलाफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर के पास अपील फाइल की जाएगी। ये दूसरी अपील होगी। पहले जो मैंने आपको बताया टू दी कलेक्टर्स, जब कोई तहसीलदार पास करता है ऑर्डर या डिग्री, उस ऑर्डर के खिलाफ जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपील फाइल की जाएगी, ये पहली अपील होगी। अब सी कैटेगरी क्या कहती है, टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व्हेन द ऑर्डर और डिग्री इज मेड बाय एन एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, जब एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर जिसके पास डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का हुक्म है उसके खिलाफ अपील फाइल कीजिए। जब एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोई अपील का फैसला करता है जो सेकंड अपील होती है, और उस फैसले के खिलाफ अगर कोई पार्टी में से कोई एनीवन फ्रॉम बोथ साइड्स अपील फाइल करना चाहता है तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाएगा, वहां जाकर अपील फाइल करेगा।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पहली अपील चली जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फैसला करता है तो कोई एक शख्स कहता है कि इसने अकॉर्डिंग टू लॉ फैसला नहीं किया, तो वो एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास चला जाएगा, कमिश्नर के पास। अगर वो शख्स फिर उसके खिलाफ केस फाइल हो जाता है तो समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं हुआ, फिर वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपील फाइल कर सकता है। अब 3 कैटेगरीज यहाँ पे बयान कर दी गई हैं। Provided that an appeal from an order or decree made by an assistant collector of the first grade, especially imposed by name in that behalf by the provincial governments, in a suit mentioned in the first group of subsection 3 of section 77 shall lie to the executive district officer revenue and not the collectors. ऐसे आर्डर के या डिग्री के खिलाफ अपील जो होगी वो एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर के पास फाइल होगी, ना कि कलेक्टर के पास। कौन से ऐसे आर्डर डिग्री के खिलाफ जिसको सिस्टम कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड स्पेशली इम्पोज्ड बाय द नेम इन दैट बिहाफ बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ऐसा केस और किसी ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर को बाय नेम एक्स्ट्रा पास के साथ जो है ना वो डेलीकेट किया जाता है, उसको तफवीज़ किया जाता है, वो कोई ऐसा केस और असिस्टेंट कलेक्टर हो वो, तो फिर उस आर्डर के खिलाफ जो है ना एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर के पास जो है ना अपील फाइल की जाएगी। When an original order or decree is confirmed on first appeal, a further appeal shall not lie. फर्स्ट अपील अगर वो ओरिजिनल ऑर्डर और डिक्री के खिलाफ कंफर्म हो जाती है ऑन फर्स्ट अपील, तो मजीद अपील उसके ऊपर फाइल नहीं की जा सकती। कंफर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट अपील अगर फाइल की जाती है किसी तहसीलदार के हुक्म और ऑर्डर के खिलाफ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ना उस हुक्म को जिसके खिलाफ अपील आई है उस हुक्म को मान लेता है कि ये हुक्म अकॉर्डिंग टू लॉ हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है, there is no any ambiguity in that orders made by the revenue officers, just like as Tahsildar or Naib Tahsildars. Order which has been made or announced by the Tahsildar or Naib Tahsildar is correct according to law and rules according to the revenue law, and that appeal must be considered just like as correct, not to be correct. तो फर्दर अपील्स का जिक्र यहाँ पे किया गया है कि अगर पहले आर्डर और डिग्री के खिलाफ जो अपील फाइल की जाती है अपील को एक्सेप्ट नहीं करते और निचला जो आर्डर है लोअर कोर्ट का उसी को कंसिडर किया जाएगा, तो फर्दर अपील नहीं लाई की जाएगी, फर्दर अपील फाइल नहीं की जाएगी उस आर्डर के खिलाफ अगर पहला आर्डर और डिग्री कंफर्म कर देता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्यों नहीं दोबारा अपील फाइल की जा सकती? आगे एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर बैठा हुआ है उसके पास भी अपीलें जाती हैं, मगर यहाँ ऐसा क्यों लिखा गया है कि क्यों अपील्स फर्दर अपील शैल नॉट बी फाइल्ड बाय एनीवन। किसी के राइट को तो मकैद नहीं किया जा सकता, किसी के राइट को जो है ना वो एक लिमिट तक महदूद नहीं किया जा सकता। तो मतलब ये कहने का कि क्यों ओरिजिनल ऑर्डर और डिग्री के खिलाफ फर्स्ट अपील जो कंफर्म हो जाए तो फर्दर अपील नहीं लाई की जाएगी, कि जब दोनों ही पार्टीज फर्स्ट अपील पे एग्री हो जाती हैं, कंप्रोमाइज उनके दरमियान आ जाता है और वो उस कंप्रोमाइज की बेस पे एडमिशन करवा लेते हैं, कंप्रोमाइज की बेस पे जो है ना वो अपील कंफर्म करवा लेते हैं, तो सेकंड अपील फिर तब लाई नहीं करेगी। अगर वो कंप्रोमाइज नहीं आता तो सेकंड अपील लाई हो सकती है। When any such order or decree is modified or reversed on appeals by the collector, the order or decree made by the executive district officer revenue on further appeals, if any, to him shall be finals. अगर कोई ऐसी ऑर्डर या डिग्री के खिलाफ when any such order or decree is modified or reversed on appeal, जब कोई लोअर कोर्ट की जानब से कोई ऑर्डर होता है उसके खिलाफ अपील जाती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, उस ऑर्डर में या डिग्री में कोई ऐसी मॉडिफिकेशन होती है, कोई ऐसी तब्दीली होती है या उसको रिवर्स किया जाता है कलेक्टर की जानब से, द ऑर्डर और डिग्री मेड बाय द ऑर्डर और डिग्री मेड बाय द
एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑन फर्दर अपील्स, और वो ऑर्डर या डिग्री जो कि एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर अपील ऑन फर्दर अपील पे पास करेगा, इफ एनी टू हिम शैल बी फाइनल, वो कंसीडर होगी कि वो फाइनल है। लिमिटेशन फॉर अपील्स, within which periods appeal can be filed by the aggrieved, just like as appellant. The period of limitation for an appeals under this last foregoing section shall run from the date of the order or decree appealed against and shall be as followed, that is to say कि जिस दिन से वो ऑर्डर या डिक्री पास हुई है उस डेट से लेके आगे within which periods appeal can be filed, उस पीरियड से, उस डेट से, उस टाइम से लेके आगे कितने पीरियड्स के अंदर अंदर एक एपीलेंट अपील फाइल कर सकता है। तो 3 फोरम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उन तीनों फोरम्स हाई के ऊपर कितने पीरियड के अंदर अंदर अपील फाइल होगी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है अपील के हवाले से, आगे प्रैक्टिस के हवाले से, कि व्हेन द अपील लाइज टू द कलेक्टर, जब आप एपीलेंट ने अपील फाइल करनी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, जब नायब तहसीलदार या तहसीलदार ग्रेड 1 कोई ऑर्डर डिग्री सेक्शन करता है, कोई फैसला करता है, तो उस ऑर्डर के खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ आप लोगों ने अपील फाइल करनी है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास करनी है। विद इन व्हिच पीरियड्स दैट अपील कैन बी फाइल्ड बाय द एपीलेंट। तो पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ दैट अपील एज मेंशन्ड इन दिस सेक्शंस 30 days, within 30 days from the date of announcing the orders or issuing the orders, within 30 days appeal can be filed by the appellant person before the, when he wants to file the appeal before the district collectors. Then the appeal lies to the executive district officer revenue, जब एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू के पास अपील फाइल की जाएगी तो उसका पीरियड मेंशन किया गया है कि वो 60 दिन के अंदर अपील फाइल की जाएगी। When the appeal lie to the बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अगर कोई पार्टी में से अपील फाइल करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, तो 90 दिन के अंदर अंदर वो अपील फाइल करेगा। जब ये कमिश्नर एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू कोई फैसला करता है किसी अपील पे, तो उस ऑर्डर के, उस फैसले के खिलाफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपीलेंट जा सकता है तो वो 90 डेज के अंदर जा सकता है। अगर वो 90 डेज के अंदर फाइल नहीं कर पाता, उससे टाइम आगे निकल जाता है, तो फाइल तो कर सकता है और वो लिमिटेशन के अंदर उसको नहीं कहा जाएगा, या वो सेक्शन 5 जो लिमिटेशन एक्ट है उसकी बिहाफ पे एप्लीकेशन उसकी बना के साथ लाफ करेगा और उसमें अपनी रीजंस बताएगा कि इतने दिन मैं लेट हुआ हूँ, उसकी बेसिक ये वजह थी जिसकी वजह से मैं अपील फाइल नहीं कर सका। अगर उस कोर्ट को वो कन्विंस कर देता है एपीलेंट ये मेरी मजबूरी थी जिसकी बेस पे ये अपील नहीं फाइल हो सकी, अगर कोर्ट कन्विंस हो जाती है तो वो उस अपील को एंटरटेन करेगी। अगर कन्विंस नहीं होती तो इमीडिएटली ऑन द फर्स्ट हियरिंग पे ही उस अपील को जो है वो रिजेक्ट कर सकती है, इसी लिमिटेशन की बिहाफ पे, इसी लिमिटेशन की रीजन की बेस पे। रिव्यू बाय द रेवेन्यू ऑफिसर्स, रिव्यू क्या चीज है, 82 सेक्शन है, क्या कहता है कि रिव्यू बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स, के रेवेन्यू ऑफिसर के पास रिव्यू के हवाले से क्या क्या इख्तियार है, किस तरीके से रिव्यू हो सकता है, अगर रिव्यू करता है तो कौन सी ऐसी उसमें मिस्टेक्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो ओमिट की गई हैं उनको कवर अप कर सकता है। रेवेन्यू ऑफिसर्स एज सच मे ईदर ऑफ हिज ओन मोशन, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ हिज पावर्स, कि आज खुद भी वो किसी फाइल की बाबत रिव्यू कर सकता है, किसी फाइल को थ्रेशोल्ड कर सकता है, किसी फाइल को देख सकता है। एज सच मे ईदर ऑफ हिज ओन मोशंस और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी इंटरेस्टेड रिव्यू, या किसी पार्टीज की एप्लीकेशन के ऊपर, मगर एप्लीकेंट के लिए ये जरूरी है कि अगर वो रिव्यू की एप्लीकेशन देता है तो उसमें उसका इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर उस केस में जिसकी बाबत वो रिव्यू चाहता है इंटरेस्टेड ही नहीं है वो एप्लीकेंट, तो वो राइट ही नहीं रखता है एप्लीकेशन देने का कि ये फलां केस को रिव्यू किया जाए। एंड ऑल्सो रिव्यूइंग मॉडिफाई, अभी उसकी पार्ट रेवेन्यू ऑफिसर की, अगर रिव्यू को अंडरटेक करता है तो रिव्यू को अंडरटेक करने के बाद वो समझता है कि रिव्यू एप्लीकेशन जो है वो करेक्ट आ गई है, तो उस ऑर्डर जिसकी बाबत रिव्यू चाहता है
उसमें 3 किस्म के उसके पास पार्स है रेवेन्यू ऑफिसर के। फर्स्ट पार इज दैट उसको मॉडिफाई करेगा, एप्लीकेशन के फर्स्ट को देखेगा, एप्लीकेशन को देखेगा, फाइल को प्रोड्यूस करेगा रेवेन्यू ऑफिसर। अगर वो समझता है कि वो फैक्ट जो इसके अंदर मेंशन किए गए हैं मॉडिफाई होने वाली है, वो ऑर्डर जो पहले मैंने अनाउंस किया है उस ऑर्डर को मॉडिफाई करेगा, रिवर्स भी कर सकता है और कंफर्म भी कर सकता है। एनी ऑर्डर्स पास बाय हिमसेल्फ, ऐसा ऑर्डर जिसकी बावजूद रिव्यू कर रहा है, अगर उसने खुद पास किया है तो ये 3 पार्ट उसकी बताई गई हैं, उस ऑर्डर को कर सकता है, मॉडिफाई करेगा, रिवर्स भी कर सकता है, कंफर्म भी कर सकता है जो उसने खुद पास किया। और बाय एनी ऑफ इट प्रेडिसेसर इन ऑफिस, या उसके ऑफिस उस रेवेन्यू ऑफिसर के उस ऑफिस में आने से कबल कोई वहां पे रेवेन्यू ऑफिसर था मगर वो ट्रांसफर होकर चला गया यहाँ से, उसने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया हो और उसमें कोई ऐसी एम्बिग्यूटी रह गई हो, तो जो मौजूदा बाद में आने वाला रेवेन्यू ऑफिसर होगा उसके पास ये इख्तियार है कि वो ऑर्डर जो उससे पहले प्रेडिसेसर ने पास किया है उसका रिव्यू करे। ये नहीं हो सकता कि पहला जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसने कोई ऑर्डर पास किया, वो ट्रांसफर होकर चला गया है, वो कहीं दूर चला गया है, तो उसको जाके एप्लीकेशन दी जाएगी फिर वो ऑर्डर रिव्यू होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो नेक्स्ट कमिंग आने वाला रेवेन्यू ऑफिसर है उसको भी एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है कि फलां एक ऑर्डर पास हुआ था उसमें ये एम्बिग्यूटी रह गई है और रिव्यू पिटीशन ये आपके सामने आई है। तो बाद में आने वाला ऑफिसर जो है रेवेन्यू ऑफिसर वो उस एम्बिग्यूटी को दूर कर सकता है, उस रिव्यू को मद्देनजर रखते हुए इस एप्लीकेशन को उस ऑर्डर को कंफर्म भी कर सकता है जिसकी बात एप्लीकेशन आई है, रिवर्स भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। Provided as follows: when an executive district officer revenue or collector thinks, जब कोई एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर या कलेक्टर थिंक्स इट नेसेसरी, समझता है कि बहुत जरूरी है, टू रिव्यू एनी ऑर्डर्स व्हिच ही हैज नॉट हिमसेल्फ पास्ड, जो उसने खुद पास नहीं किया, एंड व्हेन द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ अ क्लास बिलो, या किसी बिलो रेवेन्यू रैंक के रेवेन्यू ऑफिसर ने पास किया है, दैट द कलेक्टर प्रपोजेस टू रिव्यू एनी ऑर्डर्स वेदर पास बाय हिमसेल्फ और बाय एनी ऑफ हिज प्रेडिसेसर, वो जो मैंने पहले ऊपर आपको बताइए, जब वो ऑर्डर खुद उसने पास किया हो या उसके किसी प्रेडिसेसर इन ऑफिस ने पास किया हो, he shall first obtain the section of the revenue officers to whose control he is immediately subject. He shall first obtain the section of the revenue officers, सबसे पहले उस रेवेन्यू ऑफिसर की इसमें रजामंदी, उसकी इजाजत, उसकी मंजूरी वसूल करेगा। पहले he shall first obtain the section of the revenue officer to whose control he is immediately subject, जिसके पास वो मामला ज़ेरे गौर होगा, जिसके पास वो मैटर पेंडिंग इन प्रोसीडिंग के हवाले से होगा रेवेन्यू ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उससे पहले, तो वो कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा रिव्यू पिटीशन के ऊपर फाइल करे वो तमाम प्रोसीडिंग, वो तमाम इंक्वायरी उसके ऊपर जो उस ऑफिसर से जो उससे नीचे रैंक का होगा उससे वसूल करेगा। देन ही proceed as per law and announce the order upon that application which has been filed by any one person in tune of in shape of review petitions. An application for review of an order shall not be entertained unless it is made within 90 days. This is the limitations. That application which will be filed by any one person in shape of review, if that application not to be filed by that person within 90 days, that application not to be entertained by the revenue officers, or unless the applicant satisfy the revenue officer that he had sufficient cause for not making the application within the period, या फिर application वो फाइल की जाती है 90 days पास होने के बाद, तो it is the first duty of applicant to show the sufficient cause before the revenue officers in order to convince him
the revenue officers why the application has been filed by me out of 90 days. If the revenue officer convinces from that reason or causes which has been shown by the applicant before such officers, and then that application may be accepted, can be accepted by the revenue officers. If he is not satisfied from that reason or cause or ground which has been shown by the applicant persons, then the revenue officers has a right in order to that dismissing that of that application of applicants. An order shall not be modified or reversed unless reasonable notice has been given to parties affected thereby to appears and be heard in support of the orders. यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर को पाबंद किया गया है कि नो एनी फर्दर ऑर्डर in shape of modify, in shape of reverse can be passed unless notice has been issued by the revenue officer to the other parties who is affected from that order related to that case in which the application has been filed by the applicant. Meaning thereby, when the application has been filed by the applicant before the revenue officer for the purpose of review positions, it is the duty of revenue officers that firstly, when he entertained the application, when he received that application, firstly he is very necessary for the revenue officer to issue the notice to the other parties. दूसरी पार्टी को फर्स्टली वो नोटिस इशू करे जब तक वो दूसरी पार्टी नहीं आती, किसी किस्म का कोई फर्दर ऑर्डर इन ट्यून ऑफ मॉडिफाई और इन ट्यून ऑफ रिवर्स पास ना करे. An order against which an appeal has been preferred shall not be reviewed. An order against which an appeal has been preferred shall not be reviewed. ऐसा ऑर्डर जिसके खिलाफ अपील फाइल हो चुकी हो, उस ऑर्डर की बाबत रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं होगी. कोई लोअर कोर्ट की जानिब से ऐसा ऑर्डर पास होता है, नायब तहसीलदार की जानिब से या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जानिब से कोई ऐसा ऑर्डर पास होता है और उस ऑर्डर के खिलाफ अपील अपर कोर्ट में लिस्पेंडेंस हो रही होती है, पेंडिंग चल रही होती है, तो वो ऑर्डर जिसके खिलाफ अपील फाइल होगी हुई हो, उस ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं हो सकती. लॉ सेज रिव्यू पिटीशंस cannot be accepted, cannot be entertained when that order has been challenged in tune of appeals before the senior court, before the upper court. For the purpose of these sections, the collector shall be deemed to be the successor in office of any revenue officers of a low class who has left the district or has ceased to exercise powers as a revenue officer and to whom there is no successor in office. For the purpose of this sections, review के हवाले से बात हो रही है. This section, the collector shall be deemed to be the successor in office of any revenue officers. फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो सक्सेसर ऑफिस कंसिडर किया जाएगा ऑफ एनी रेवेन्यू ऑफिसर्स, हर उस रेवेन्यू ऑफिसर, कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ अ लोअर क्लास, लोअर क्लास का कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर उसका सक्सेसर इन ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कंसिडर किया जाएगा. जो रेवेन्यू ऑफिसर लेफ्ट, ये कैटेगरी लेफ्ट द डिस्ट्रिक्ट, जो रेवेन्यू ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ चुका हो, चला गया हो वहां से, और जो अफसर हैज सीज टू एक्सरसाइज पावर्स एज अ रेवेन्यू ऑफिसर या किसी ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर के इख्तियार छीन लिए गए हो, उसके सीज कर दिए गए हो, जो उससे लोअर हो, उसी के अंडर हो, एंड टू होम देयर इज नो सक्सेसर इन ऑफिस, या कोई ऐसा रेवेन्यू ऑफिसर जो लो ग्रेड का हो, इसका सबऑर्डिनेट हो, मगर वो ऑफिस बिल्कुल खाली हो, वहाँ पे कोई ऐसा रेवेन्यू ऑफिसर मौजूद ना हो, कोई काम ना कर रहा हो,
तो इन 2-3 कैटेगरी के रेवेन्यू ऑफिसर के ऑफिस की जो आगे मैंने कंडीशन बताई है, अगर वो इस वेकेंट ऑफिस हो तो उन ऑफिस का ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सक्सेसर इन ऑफिस कंसिडर किया जाएगा। An appeal shall not lie from an order's refusal to review or confirming a review or previous orders. An appeal shall not lie from an orders. अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन दी जाती है रिव्यू की पिटीशन में, या कोई ऐसी रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है मगर वो पिटीशन खारिज हो जाती है, सारी बात है कि या अगर एक्सेप्ट होती है फिर भी एक ऑर्डर लिखेगा वो रेवेन्यू ऑफिसर, अगर वो खारिज हो जाती है फिर भी एक ऑर्डर रेवेन्यू ऑफिसर लिखेगा, मगर वो ऑर्डर अगर इफ रिव्यू पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, इफ that review petition has been accepted by the revenue officer upon two conditions, an order has been passed by the revenue officer upon that such orders no further appeals, no appeals can be filed by the aggrieved persons, meaning thereby कि वो ऑर्डर जो रिव्यू पिटीशन के ऊपर रेवेन्यू ऑफिसर पास करता है उस ऑर्डर के खिलाफ किसी किस्म की कोई ऐसी अपील फाइल नहीं की जा सकती, चाहे वो रिव्यू पिटीशन कंफर्म हो या रिफ्यूज हो, किसी किस्म की कोई अपील फाइल नहीं होगी। Commutations of periods limited for appeals and applications for review. In the commutations of the period for an appeal from an or applications for the review of an order under this act, the limitation therefore shall be governed by the Limitation Act